तुझसा कोई आया बनो समा की आवाज के हुए कराची और इस्लामाबाद में कामयाब ऑडिशंस। अब बनो समा की आवाज के ऑडिशंस का दूसरा मरहला शुरू होने जा रहा है लाहौर और पाकिस्तान के दीगर शहर हैदराबाद, सक्खर, बहावलपुर, रहीम यार खान, मुल्तान, सियालकोट, फैसलाबाद, रावलपिंडी, पिशावर, एबटाबाद, मीरपुर आजाद कश्मीर और कोयटा में। ऑडिशंस की तारीख 13, 14 और 15 मई। लाहौर ऑफिस, पीईसी बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कांग्रेस, इंजीनियरिंग सेंटर, लिबर्टी मार्केट, लाहौर, पाकिस्तान। टाइम दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक। मजीद मालूमात के लिए हमसे राब्ता करें 0332 8830 पर। कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारा शो शक के बारे में है। घर में नाचाकियाँ किस तरह से होती हैं, घर में जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसकी बुनियाद क्या बनती है। एक दूसरे पे शक करना, ये तुम मुझ पे चीट कर रहे हो या तुम मुझसे लॉयल नहीं हो, ये बड़ी अजीब अजीब सी बातें हो जाती हैं। आज हम पूरा शो इस पे करने जा रहे हैं। मेरे साथ पैनल पे बहुत मौजूद मेहमान हैं, इनके लिए बहुत सारी तालियां बजाएंगे। आपके पास अगर कोई वाकया है या आपके हस्बैंड आप पे शक करते हैं या आपकी बेगम आप पे शक करती हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिसेस खान। बहुत सारी तालियां सुंबल आपा के लिए और बहुत सारी तालियां जहां आरा हाई साहिबा के लिए, बहुत सारी तालियां सारिम बरनी के लिए और बहुत सारी तालियां डॉक्टर मोइस के लिए। साथ साथ उरूज अभी थोड़ी देर में आ जाएंगी। और आज हमारे पास 2 कहानियां हैं, 2 केसेस हैं। वो केसेस क्या हैं ये मैं आपके सामने लेके आऊंगा, लेकिन मुझे ज़्यादा इंतज़ार है उन लोगों का जो कॉल करके, किस में इतनी हिम्मत है जो कॉल करके ये कहे कि साहिर भाई मेरे साथ भी ये होता है। क्योंकि देखिए, जब तक हम बोलेंगे नहीं, हम अपने दिमाग को साफ नहीं कर सकेंगे, दिल को साफ नहीं कर सकेंगे। तो अगर ऐसी कोई चीज़ आपके घर में आपके साथ हो रही है, कम आउट, स्पीक अप, बोलिए, बात कीजिए, हमें कॉल कीजिए, बताइए, हमको शेयर कीजिए। चाहे अपना नाम आप बदल दें, आप अपना नाम बदल के हमें अपना ओरिजिनल नाम ना बताएं, लेकिन कम से कम लोगों को पता चलना चाहिए, उन लोगों को पता चलना चाहिए जो इस शक की वजह से अपनी हिम्मत हार जाते हैं कि वो इस समंदर में, इस दरिया में अकेले नहीं हैं। हम सब तकरीबन एक ही जैसे लोग होते हैं। हम जितने अच्छे हैं उतने ही अच्छे हैं और जितने बुरे हैं हम उतने ही बुरे हैं। कोई किसी से बड़ा नहीं है। शक किसी भी घर में हो सकता है, किसी भी क्लास में आ सकता है, कोई भी शख्स कर सकता है, कोई भी बीवी कर सकती है, कोई भी शौहर कर सकता है, कोई भी भाई कर सकता है। सो ऑल आई एम रिक्वेस्टिंग यू इज कि आज का शो आप अपना शो बनाइए, इसको ओन कीजिए और आइए बात करते हैं उस एक एलिमेंट के बारे में जो किसी भी घर को बर्बाद कर सकता है, और उस एलिमेंट का नाम है शक। जी में आता है तेरे कदमों में
सर झुका के हम रोते रहे जी में आता है तेरे कदमों में सर झुका के हम रोते रहे तेरी भी आँखों में आंसुओं की नमी तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। चुन के मंजिल चले और कहीं दूर कहीं, काश ऐसा हो तेरे कदमों से चुन के मंजिल चले और कहीं दूर कहीं, तुम घर साथ हो मंजिलों की कमी तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शक बहुत बुरी चीज़ होती है अगर हो जाए तो, और शक अक्सर हो जाता है। ये आपने पाँव में क्या कर लिया? मुझे शक है कुछ किया आपने। लेकिन बहादुरी तो देखो। हाँ, बहुत बहादुरी, बहुत बहुत बहुत। दूसरे पाँव में करो, अच्छा नहीं लग रहा है एक, हाँ, ताकि दोनों बराबर हो जाए। लेकिन साहिर, आपने जो ये कहा है कि मुझे शक है हाँ। कि कुछ तुमने ऐसा क्या किया, यहीं से बात शुरू हो जाती है। यहीं से बात शुरू हो जाती है। ऐसे कहना भी नहीं चाहिए, कहने से भी बस आप तबाह हो जाते हैं अगर ये एक लाइन कह दे। अच्छा, ऑनेस्टली बताइए, आप पे कभी किसी ने शक किया? नहीं किया या किया? किया, हाँ किया है, लेकिन हालांकि मतलब क्या आप ये कहते हो कि कैसे ये मुझे कोई ऐसे कह सकता है ना, आपके अंदर से होता है ना कि नहीं, ये कहने से ही बहुत चीज़ें जो हैं सब डैमेज होनी शुरू हो जाती हैं ना। फिर ये एक नेचर भी होती है इंसान की, जो शक करने वाला जो भी कोई होता है। एक आध दफ़ा मुझे ऐसे एक्सपीरियंस हुआ और मैं हैरान सी हो गई कि हैं ऐसे कैसे हो सकता है, पर हम किसी की नेचर को नहीं बदल सकते, उसके दिमाग में जो चीज़ फिक्स हो गई। अच्छा, शक मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा, शक नेचर में होता है या शक एनवायरनमेंट क्रिएट नेचर? क्या देखिए, आई थिंक इट वर्क्स बोथ वेज। प्लस एनवायरनमेंट। शक जो होता है वो आपका माहौल, जिस घर में आप पले बढ़े वहाँ पे शक या एतमाद या भरोसा, अगर भरोसा ज़्यादा है एक दूसरे के ऊपर तो शक की गुंजाइश कम हो जाती है, तो वहाँ से बच्चा शक करना सीखता है। सस्पिशन जो है वो जेनेटिकली भी किसी हद तक कहते हैं पास ऑन होता है। अब तो जो अब नई नई चीज़ें आ रही है वो हैरत की बात है
कि कई चीज़ें वालिदैन से, दादा दादी से, नाना नानी से ट्रांसफ़र हो रही, मगर शक आम तौर पे कहता है कि जो आपकी अपब्रिंगिंग है, जो तरबियत है और जो घर में पले बड़े, वहाँ पे एक दूसरे पे लोग अगर एतमाद और ट्रस्ट करेंगे तो बड़ा होके वो बच्चा भी दूसरों पे भरोसा करे। अच्छा, कॉल्स हैं तो कॉल्स को भी शामिल करते हैं साथ साथ। आप लोग भी बताइएगा, मेरे पास 2 कपल्स ऐसे हैं जिन्हें एक ने 2 शादियां की हैं, एक ने 3 शादियां की हैं, और आई वांट टू टॉक टू देम। मैं जानना चाहता हूं कि वजह क्या बनी, सबसे पहले तो कि दूसरी शादी की वजह क्या बनी, फिर तीसरी की वजह क्या बनी, ये भी मैं जानना चाहूँगा। और एक ही घर में 2 बेगमात एक साथ रहती हैं, तो ये मुश्किल मरहला, आप घर में एक बीवी के साथ नहीं रह सकते, कुछ जाके आप दोनों को लाके एक ही साथ रख लें, तो ये मुश्किल मरहला। और पाकिस्तान में पता नहीं न जाने कितने मर्द ऐसे होंगे जिनको इस टिप की ज़रूरत होगी कि दोनों बीवियों को एक साथ कैसे रखा जा सकता है। तो ये सब हम बात करेंगे, लेकिन टेलीफोन कॉल्स रेडी हैं, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी जी, वालेकुम अस्सलाम, थोड़ा जोर से बोलिएगा। मैं सहर बात कर रही हूँ कराची से। जी जी सहर बोलिए। सहर भाई, हमारे साथ भी बहुत मसले हुए हैं शक पे। पहले बाबा ने छोड़ दिए शक पे अम्मी को, फिर भाई छोड़ के चले गए। ऐसा हो गया कि जिंदगी बिल्कुल तबाह हो गई, कुछ भी नहीं रहा पास। मेरी अम्मी भी बस ऐसे हो गई जैसे चलता फिरता, बस एक ऐसे आप समझे ना कि मुझे वर्ड नहीं मिल रहे कि मैं उसके लिए क्या वजाहत। अम्मी मेरी बिल्कुल बिल्कुल कुछ खबर नहीं है। हम लोगों ने अब इतना स्ट्रगल किया कि आप हमने घर में मोमबत्तियां। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। इन्होंने कहा हमने घर में मोमबत्तियां बनाई। हमने हर काम अपने घर में किया, लेकिन हमारा बाबा हमें छोड़ के चले गए थे। हम इतने स्ट्रगल किया, हम बहनें भूखी सोती थी रात को, लेकिन उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। एक शक की बिना पे हम बिल्कुल तबाह होते रह गए थे। हमारे माँ बाप में ऐसे हो गए कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या रहा है। हमारे मामा बिल्कुल ठीक थी, बाबा थोड़े शक पे थे, उन्होंने दूसरी शादी कर ली, हम मम्मा को छोड़ दिया। बिल्कुल हम तहस नहस होके रह गए कि एक शक की दुनिया। वो शक क्या था? बहुत बहुत शुक्र। ऑब्वियसली शक तो कुछ भी हो सकता है कि शी इज नॉट लॉयल और व्हाटएवर। देखिए मर्दों की अपनी इनसिक्योरिटीज होती हैं, बिल्कुल, जो वो इस शक की, और शौहर औरतों की भी होती हैं, खवातीन की भी होती हैं। मर्दों की इनसिक्योरिटीज ये होती हैं क्योंकि वो बाहर जाके खुद वैसी हरकतें कर रहे होते हैं इसलिए बताते हैं, और औरतों की ये होती हैं कि मुझे छोड़ के ना चला जाए। तो दोनों तरफ की इनसिक्योरिटीज होती हैं जिसकी वजह से ये होता है। शक बुरा है, चाहे औरत करे या मर्द करे, शक दोनों सूरतों में बुरा है। बिकॉज मर्द का भी एक थ्रेशोल्ड होता है, और जब वो पार कर जाती है औरत, कोई भी औरत पार कर जाए और एक शरीफ मर्द का वो थ्रेशोल्ड पार कर जाए, तो फिर बड़ा मसला होता है। फिर यू डोंट, उस रिलेशनशिप में रहने का कोई फ़ायदा नहीं जब मुसलसल आप पे इल्ज़ामात लगते हैं और आपको ये बताया जाता हो कि जी आप गलत हैं, आप गलत हैं। दुनिया में हर मर्द बुरा नहीं है, माफ़ कीजिएगा, हर मर्द बुरा नहीं है, हर औरत अच्छी नहीं है। दैट्स हाउ इट इज़, दैट इज हाउ इट इज। एक टेलीफोन कॉल है, मैं किसी की साइड बाइट नहीं ले रहा कि औरतें ही शक करती हैं, मर्द ही सिर्फ शक करते हैं, ऐसा नहीं है, औरत भी शक करती है और बेतहाशा शक करती है। लेट्स टेक अ फोन कॉल एंड लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। लुबना बात कर रही हूँ लाहौर से। जी लुबना बोलिए। साहिर भाई, मैं ये शक, बहुत अच्छा आपने टॉपिक रखा है। ये शक की बुनियाद पे जो घर खराब हो रहे हैं, और आया कि मेरी सिस्टर के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि आप यकीन करें, उनकी शादी की है और उसके हस्बैंड उन पर शक करते हैं, अकेले नहीं जाना, ऐसे नहीं करना, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है, फोन किसका है, मदर्स को नहीं मिलना। इवन के पेरेंट्स, जहाँ जो पेरेंट्स बच्चों को पालते हैं, बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, आया की शादी के बाद उन पे इतनी पाबंदियां लगा दी जाती हैं, और ससुराल वाले जो कि आया कि खुद भी जॉब कर रहे हैं, उनकी बेटियां जॉब कर रही हैं, उनकी बेटियां जहाँ दिल कर रहा है आ रही हैं, जा रही हैं, कॉल्स कर रही हैं। ये ऐसा क्यों है हमारे माशरे में कि मतलब मेरी सिस्टर के साथ ये प्रॉब्लम चल रही है कि शादी हुई, शादी के बाद निजी ससुराल में नहीं जाना, पेरेंट्स को नहीं मिलना, जॉब नहीं करनी, जॉब छुड़वा दी। हालांकि उनके फाइनेंशियली प्रॉब्लम इतनी उनकी चल रही है, वो स्टैंड होना चाहती है अपने हस्बैंड के साथ, लेकिन नहीं, हस्बैंड के नहीं, मतलब कभी उन्होंने इस पे शक नहीं किया। हस्बैंड जो मर्जी चाहे करे। मैं नहीं कहती कि सब औरतें और मर्द एक जैसे हैं, बस हैं, लेकिन खुदारा जो वाइफ ऐसी नहीं कर रही, कोई शक, कोई तो क्यों शक करती हैं, और शक की बिना पे घर खराब करते हैं, घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, बच्चों पे करते हैं। एक और अलमिया है, अभी आपकी आवाज़ में ना एक बात आई थी कि जो वाइफ्स ऐसा नहीं कर रही,
डॉक्टर साहब इस बात को एग्री करेंगे मेरे साथ कि पहली बात तो हमको ये अब ये फ़र्क मिटाना होगा, ये मर्द और औरत का जो फ़र्क है ना, ये इसको बराबरी पे लाना होगा। बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग हम सब ह्यूमंस हैं और औरत भी उतनी ही अच्छी या उतनी ही बुरी है जितना मर्द होता है। उसको भी वही राइट्स होने चाहिए जो एक मर्द को हैं। और 2016 में बैठ के अगर हम ये बात करेंगे कि मैं सब कुछ करूं मियां, नहीं, ये तो बराबरी या तो बराबरी है या नहीं है, या तो बराबरी है या नहीं है। सुमला पर एक कॉल लीजिएगा, एक कॉल प्लीज ले लें। हेलो बोलना पड़ेगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, बताइए। मैं बात कर रही हूँ मुल्तान से। क्या हाल है आप लोगों का सबका? सब ठीक ठाक, बताइए। मैं ये बात करना चाहती हूँ कि शक का आज का टॉपिक है, ये बड़ा अच्छा टॉपिक है। शक की कई वजूहात होती हैं। एक तो घर में एक वजह ये होती है कि घर में जो माहौल होता है वो किस तरह का हो। घर में बच्चों की अपब्रिंगिंग हो रही है, हस्बैंड वाइफ में किस तरह का ताल्लुक है, वो बहुत दोस्ताना होना चाहिए। आपस में कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। अगर इस किस्म की कोई बात हो तो वो बातचीत के ज़रिए हल करें। अगर हस्बैंड को वाइफ पे ट्रस्ट नहीं है तो वो बात करे, वाइफ भी उसको मतलब स्पेस दे और एक्सप्लेनेशन दे और आपस में माहौल दोस्ताना हो। बाज़ औक़ात ये होता है कि जो हस्बैंड वाइफ के झगड़े होते हैं वो औलाद तक पहुंचते हैं। जब वो पहुंचते हैं तो वो बच्चों के जहन में नक्श हो जाते हैं। अच्छा जी, एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो फिर हमारे पास पैनल जो है हमारा ओपन है, हम उनसे डिस्कशन करेंगे। साथ साथ आपकी मुलाकात करवाऊंगा 2 केसेस से। उनकी कहानी में बहुत ट्विस्ट है और ये ट्विस्ट शक की बुनियाद पे आया है। लेट्स सी हाउ इट हैपेंस। फिर आपकी मुलाकात करवाऊंगा 2 ऐसे कपल से जिनकी 1 से ज़्यादा शादियां हैं आज ही के शो में। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। जी सारे भाई, आपने बड़े केसेस देखे होंगे, ऐसे तबाह होते हुए घर देखे होंगे और आपके पास बहुत सारे केसेस आते होंगे। कोई ऐसा केस आपको याद है जो वाकई ऐसा लगे कि यार जो इससे ज़्यादा शक आपने कभी नहीं देखा? होते हैं कुछ लोग, और वही आपकी वाली बात है, इसमें किसी औरत को या मर्द को नहीं कहा जा सकता। कभी औरत होती है, कभी मर्द होती है। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा, शक ज़िंदगी का हिस्सा है। ऐसा नहीं है आपके मेरे अंदर नहीं है, मैं कहूँ मेरे अंदर नहीं है। वजूहत बहुत सारी होती हैं। कोई बीवी पे शक करता है, कोई मियाँ पे करता है, कोई काम करने वाले पे करता है, कोई मुख्तलिफ रिश्ते वो मुख्तलिफ हो जाते हैं। आपकी नेचर में होता है, लेकिन हाँ, और हर किसी के अंदर मौजूद है ये। आई डोंट नो, लेकिन आई डोंट एग्री कि सिर्फ ये नेचर में होता है। आई थिंक ये लर्न बिहेवियर भी है। ये लर्न बिहेवियर है। आप मतलब जाहिर है आप एनवायरनमेंट के अंदर होते हैं। एनवायरनमेंट के अंदर जब आपको मुसलसल ये पता चलता है कि यार धोखे पे धोखा, धोखे पे धोखा, देन यू गेट कॉशियस। फॉर एग्जांपल, लोग बाहर से जब सऊदी वगैरह से कोई आता है यहाँ पे और वो इन्वेस्ट करते हैं तो अक्सर देखा गया कि उसके पैसे खा दिए जाते हैं। तब जब नया कोई बंदा आ रहा हो तो बड़ा कॉशियस होता है। तो कहते हैं शकी नहीं, कॉशियस है। देयर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन बीइंग शकी एंड कॉशियस। लेकिन हम जो शक की बात करें, मेरा ख्याल आई थिंक कि हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशंस के ऊपर बात कर रहे हैं घर के अंदर जनरली। जी बिल्कुल ज़्यादा मेन इसी पे हम बेस करें। तो वो भी लर्न बिहेवियर है ना। फॉर एग्जांपल, अगर मियाँ भी जो आपके वालिदैन तो उनका अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, या आपके सस फॉर एग्जांपल बीवी की बात करिए। एग्जांपल्स तो पूरे माशरे में फैली हुई है। फॉर एग्जांपल शादी के बाद आपके ससुर है जो आपकी सास को बहुत बुरी तरह ट्रीट करते हैं, तो आप ये शक करो कि मेरा शौहर भी मेरे साथ यही करेगा, तो यू वुड ट्राई टू कीप कंट्रोल। तो फिर वो इनहेरिट। इट्स नॉट लाइक दिस। बाज़ माँ बाप मैंने बहुत अच्छे बनते हुए देखे हैं, बहुत अच्छी उनकी लाइफ गुजरी नहीं, लेकिन उनका बेटा निहायत। अच्छा, आगे एक चीज याद रखें, इट इज नॉट दैट यू पहली स्कूल जो होती है वो माँ की गोद है। पहली स्कूल माँ की गोद है। दूसरी स्कूल जब बच्चा बड़ा होता है तो घर का माहौल। तीसरा उसका स्कूल या कोई ऐसे लोग दोस्तों के साथ बैठना। सही। शक देखें, इतना समझे, अगर आपको ये शक है ना कि पता नहीं गाड़ी का दरवाजा बंद किया कि नहीं, तो दैट्स वेरी पॉजिटिव। इतना शक जिंदगी में जरूर होना चाहिए। आप हादसा से बचते हो, नुकसान से बचते हो। जिस शक की हम सब बात कर रहे हैं वो शक होता है जो एक डिसऑर्डर में तब्दील हो जाता है। अंग्रेजी में इसके पैरानॉइड कहते हैं इसको, कि पैरानॉइड इंसान हो जाता है। अब ये जो पैरानोया है ये बर्बाद कर देता है जिंदगियों को। मैं आपको एक स्टोरी बताऊं, एक ऐसी अजीब और गरीब शक की आपने बड़ी मिसालें देखी होगी। एक बीवी जो थी वो मेंटली सिक थी, शक का प्रॉब्लम था। उसकी हालत ये थी कि शौहर जब रात को वापस घर आता था तो
अब वो जब वो वॉशरूम में गया, नहा धोने बाहर जाती थी, गाड़ी के स्पीडोमीटर चेक करती थी कि कितना है। सुबह शौहर जाए वो चेक करे। अब वो कैलकुलेट करती थी कि ऑफिस से घर का इतना फासला है, तो अगर 8-10 किलोमीटर ज्यादा है तो ये कहीं गया होगा। हाँ। नहीं, फिर तो वो तो एक मेंटल डिजीज हुई। एक मिनट मुझे बताइए उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद हुआ क्या? बिकॉज़ यू नो वो स्पीडोमीटर चेक करिए, बंद कमर चलते ही यही हुआ। माफ कर दे। इतना मेंटल नहीं चाहिए। तुमने बिल्कुल सही कंक्लूजन, ऐसा ही खत्म। अच्छा जी, एक टेलीफोन कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ जी, साहिबा बात कर रहे हैं? नहीं, जॉर्ज बुश बोल रहा हूँ, आप बोलिए। हाँ जी, मैं साहिब भाई बात कर रहा हूँ। कैसी हैं आप? नजर ना आ रहे हैं। हाँ जी, मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी बोलिए। मेरे अपने साथ यही बीत रही है जिंदगी में। क्या हुआ तनवीर? क्या हो गया? मेरे शौहर भी ऐसे ही है, 2 बच्चे हैं, वो भी ऐसे जो है ना, घर के हालात इतने थे। अम्मी के फौत होने के बाद जो है ना, हमारे मुंह बोले भाई हैं। ओके। उन्होंने जो है ना इनकी मदद की, इनकी मदद का ये सिला मिला कि उन्हीं को जो है ना दुनिया भर में बदनाम करके रख दिया। आज ये है कि घर के 2 बच्चे हैं मेरे बेटे, और दोनों के साथ ना कोई बातचीत करते हैं, घर का खर्चा भी ऐसे थोड़ा रहते हैं। कलमा पढ़ लिया, हर चीज़ कर ली, लेकिन उनको यकीन नहीं आ रहा। हाय, तो अभी उनको आप अलग हो गई हैं उनसे? जी नहीं, शौहर के साथ ही हूँ। नहीं, बस ये है कि ना बात करते हैं ना। अभी टीवी देख रहे हैं वो? हाँ, उनको पता ना लग जाए। घर का खर्चा भी कम देते हैं। नहीं, टीवी देख रहे हैं वो इस वक्त? जी, टीवी देख रहे हैं? नहीं देखना रहे, वो तो ऑफिस में है ना, काम करते हैं। अच्छा, एक बात और, नहीं मैं ये चाह रहा था कि डॉक्टर साहब बात करें, आप लोगों में से कोई अपील करें, उनको समझाने की कोशिश करें। आप करती क्या है सारा दिन? मैं कुछ भी नहीं, हाउस वाइफ हूँ। बस कुछ भी नहीं करती, सबसे बड़ी मिस्टेक ही है। नहीं, यू डोंट नो व्हाट। हम और तुम किन चीज़ों के थ्रू गए? क्या हमने काम करना छोड़ दिया? क्या हमने अपनी लाइफ अच्छी नहीं बनाई? क्या हमने we have brains, we don't want to use our brains. The problem is this, no, we are not educated. Everybody has a different. I am so educated, even if I'm not allowed. मेरा husband नहीं allow करे, शायद मैं भी काम नहीं करूँ. Everybody has different circumstances. एक बात बताओ, different. He must be earning and bringing money for you and giving you in your hand. जब आपका शौहर आपको पैसे नहीं दे सकता था, आप सिलाई कर सकती थी, आप 10 काम घर बैठे, मतलब समोसे बनाकर बाजार में बिकवाती, किसी के ठेले पर रखवा देती, कुछ भी करती। मिसेस खान, किसी के साथ रह के ना, किसी की कहते हैं ना, किसी के आप साए में रहते हुए उसके 100% अगेंस्ट नहीं जा सकते। एक बात ये करो। नहीं, now we are out of that stage. We are not in the. You are not. We are not. But 90%. Every time I tell you the same thing. 90% of the population. क्या मार वो रहता है वहाँ पे दफ्तर में? आप 4 बेबी फ्रॉक्स बनाएं। आप लोग एक बात तो मानेंगे, 3 मर्द खामोश हैं, 2 औरतें बोल रही हैं। मसनून नहीं है कि वो शौहर भी कुछ नहीं दे रहा, बच्चा भी कुछ नहीं दे रहा, उसका बल्कि ब्रेन और चलेगा। लाउडर एंड लाउडर। लेकिन सारी बातें छोड़ो प्लीज, आई एम सॉरी। नहीं, मैं एक बात कहना चाह रही थी। उनको बोले खातून को कि वो हस्बैंड को ना पता लगे कि उन्होंने आज नहीं ये बात नहीं, पता भी लग जाए तो इट डजंट मैटर। देखिए वो जिस जगह है ना, देखिए मैं, आप हो सकता है आप लोगों की बात अक्सर होती हो, मैं टीवी से ज़्यादा रेडियो पे ऐसे केसेस डेली देखता हूँ। सही लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कभी आप मेरे साथ रहें और चलें तो आपको पता चलेगा कि ऐसे ये जो केसेस जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिनके बारे में हम मिसेस खान जो कहती हैं, किसी हद तक तो वो दुरुस्त है, लेकिन 95% वो गलत है। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। ये बताएं कि आप रोना ही शुरू कर दें, सारी जिंदगी इतना रोते ही नहीं। मुझे इजाजत दीजिए, जी हल निकल सकता है, लेकिन वो हम सबको मिलके निकालना है, ऐसे नहीं निकल सकता। सर्कमस्टांसेस बड़े डिफरेंट होते हैं। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि सर भाई आपने ये किया, मैं भी ये कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है, मेरे हालात मुख्तलिफ हैं। एग्जैक्टली ये मैं ये कहना चाह रही थी बेटे कि जैसे डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे कि ये जो हमारे एटीट्यूड्स होते हैं वो हमारे माहौल की पैदावार होते हैं। बिल्कुल सही। जो भी कुछ हम कर रहे होते हैं, हम बात भी कर रहे होते हैं, तो अपने माहौल से सीख कर वो हम चीज़ वो कर रहे होते हैं। अच्छा, माहौल का सिलसिला ये होता है कि मैंने जो लोगों को देखा है, अपने सोशल वर्क की थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो मेरा है, या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो लोगों से, ख़वातीन से ख़ास तौर से वास्ता पड़ा है,
वो ख़वातीन जो आके कहती हैं कि हम पर शक किया जाता है, उनके घरों के अगर हालात आप ये देखें तो उनके शौहर या उनके बाप या जो भी उनको प्रोवाइड जो उनका प्रोवाइडर है वो उनको प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं कर रहा होता। उसको या तो कोई जॉब का मसला होता है, जैसे कि हमारे घर में जो काम वाली औरतें आती हैं वो सारी की सारी इसी वजह से घर से निकली होती हैं, क्योंकि उनके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं। अब मर्द जो घर पे बैठा हुआ होता है वो फिर उसको एक अजीब किस्म की इनसिक्योरिटी हो जाती है। अच्छा, यहाँ एक रोक लीजिए, मुझे आज तक ये जुमला समझ में नहीं आया, वो कौन सा मर्द है जो घर पे बैठता है? बहुत से लोग बैठते नहीं, बहुत से बैठे हुए होते हैं, मुझे मालूम है, बट मुझे नहीं समझ आया। मैं नहीं तो फिर मैं यही बात कहती हूँ ना कि फिर मैं एक टेलीफोन कॉल अगर आप मुझे इजाजत दें वो हम ले, लेकिन आपकी बात बहुत वैलिड है। एक टेलीफोन कॉल डॉक्टर साहब आप लीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैं आप सभी पैनलिस्ट और ताहिर को सलाम पेश करती हूँ। मैं डर गया, उन्होंने कहा कि मैं पहले तो आपको और सभी टेररिस्ट को सलाम पेश करता और मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा टॉपिक रखा गया है और ताहिर आप सॉन्ग बहुत अच्छा गाते हैं और खासकर जो आज सॉन्ग प्लेबैक में भी ये लगा हुआ है बहुत अच्छा लगता है। और जो असल में हमारी भी जब शादी हुई थी तो हम दोनों मियां बीवी के दरमियान भी कुछ थोड़े से ऐसे इख्तलाफात हुए थे शक की बुनियाद पे, लेकिन उसके बाद फिर हमने अपने इर्द गिर्द के जो एक्सपीरियंस थे, बैड एक्सपीरियंस लोगों के साथ गुजरे थे, उनसे हमने बहुत लर्न किया। और मैंने अपनी सिस्टर और अपनी कुछ फैमिली में भी कुछ ऐसे मैटर हुए थे शक की बुनियाद से जिनके घर तबाह हुए, तो उनसे हम दोनों ने बहुत कुछ सीखा। और साहिर के हेलो जी बोलिए बोलिए। साहिर के रेडियो के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि साहिर बहुत अच्छा रेडियो करते हैं और जो काउंसलिंग करते हैं रेडियो पे बहुत ज्यादा जो जहनी अमराज इस सिलसिले में शक की बुनियाद पे या मुख्तलिफ जो जहनी बीमारियां होती हैं, बहुत से लोगों की वो जहनी बीमारियां भी दूर हो जाती है उससे। लग रहा है इस्लामाबाद में हमारे पॉलिटिशियन भी मेरे रेडियो सुने, उनकी भी जहनी बीमारियां दूर हो जाएंगी। बट एक और टेलीफोन कॉल है, आसारिम भाई लीजिए। अरे ले लीजिए यार, क्या हो गया, आप इतना शर्माते क्यों हैं? ले लीजिए, इतना बड़ा काम करते हैं आप, ले लीजिए, कॉल लीजिए। क्या बोलूं? हेलो बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम कह दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी मैं मिसेज आरिफ बात कर रही हूँ। आज के टॉपिक के सिलसिले में ये जो टॉपिक आपने दिया बहुत अच्छा है, लेकिन इसके लिए ये है कि मैं इसका शिकार मेरे अपने भाई भावा जो है उन दोनों में डाइवोर्स हो गई। उनका एक बेटा था 6 साल का, वो बेचारा बिखर गया, उसको मैंने ही पाला है। आज माशाल्लाह वो 24 साल का, उनके फादर ने भी दूसरी शादी कर ली, मदर ने भी दूसरी शादी कर ली। फादर जो है उनकी सेकंड वाइफ इतनी जालिम है कि उन्होंने उस बच्चे को ना तालीम दिलाई ना कुछ, मैट्रिक भी उसने इतनी बुरी तरह किया कि मैं आपको बस बता नहीं सकती। आज वो बच्चे को कोई भी नौकरी नहीं मिलती है, हालांकि माशाल्लाह इतना इंटेलिजेंट है, सब कुछ है, लेकिन ये कि और ख़ानदान में भी कोई उस बच्चे को इतनी वैल्यू नहीं देता। लेकिन मेरी ये समझ नहीं आता कि माँ बाप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। क्या सारी ज़िंदगी माँ बाप को अपनी नहीं सोचना, औलाद के लिए नहीं सोचना? जब शादी हो गई। अब आपको बहुत शुक्रिया मिसेस आरिफ कॉल करने का। एक मैं आपको वाक़या बता रहा हूँ जो कल हुआ है। कल क्या हुआ है, दो मेरे दोस्त, दोनों डॉक्टर्स, कराची से उनका ताल्लुक, इस्लामाबाद में एक की पोस्टिंग हुई, दूसरे ने अपना ट्रांसफ़र इस्लामाबाद में करवा लिया। बेगम 15 साल पहले उनकी शादी हुई, बहुत यंग एज में शादी की थी दोनों ने। बेगम बहुत ज़्यादा शक करती थी। आज से कोई 9 साल पहले मैं यूएस में था, मैं आया कुछ दिन के लिए तो दोनों से मिला, तो मेरे दोस्त ने मुझे कंप्लेन की थी कि तुम्हारी भाभी बहुत शक करती है। तो मैंने उनसे मिलकर उनसे कहा था कि, और मुझे डिस्टिंक्टली याद है, मैंने कहा भाभी आपसे दूर चले जाएंगे, प्लीज़ डोंट डू दिस, ही इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग, वो कुछ नहीं कर रहे, बट प्लीज़ डोंट डू दिस। एंड गेस व्हाट हैपेंड, दे गॉट डिवोर्स्ड। 3 बच्चे हैं उनके, एंड दे गॉट डिवोर्स्ड। और हुआ क्या, वो उस वक्त तक जिस वक्त ये बात डिस्कस हुई थी मुझसे, उस वक्त तक वो कुछ नहीं कर रहा था। 2 साल बाद उसका एक सिलसिला शुरू हुआ। आज ही इज़ मैरिड टू दैट पर्सन, और उसने अपनी बीवी को ये कह के छोड़ा है कि तुमने मुझे खुद से दूर कर दिया। आई थिंक ये भी एक कमज़ोर एक्सक्यूज़ है। नहीं, ये भी एक कमज़ोर एक्सक्यूज़ है। मर्द को इतना बड़ा दिल, मोहब्बतों में इतने दिल बड़े होने चाहिए कि एक दूसरे की सख्त बात बर्दाश्त कर सकें, ये भी एक एक्सक्यूज़ है। लेकिन ऐसा अक्सर हो जाता है कि हम बेबुनियाद जब शक करते हैं
तो कोई एक स्पाउस तंग आ जाता है। लेकिन साहिर क्या मुझे ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद शुरू करते हैं। छोटा सा एक ब्रेक जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। रात को रोक लो, रात की बात है ना, जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं। अच्छा जी, आप लोग ज़रा अगर आवाज़ थोड़ी सी कम कर देंगे तो हम बात कर सकेंगे। मिसेस खान कोई बात करना चाहती थी, सबसे पहले मिसेस खान की बात, उसके बाद हम अपने केस की तरफ आते हैं। जी प्लीज़ बताइए। मेरे दिमाग से वो बात भी थोड़ी सी कुछ स्लिप हो गई कि क्या मैंने बात करनी थी। मैंने बस ये कहना था कि औरतों को इस तरह ला के, अब मैं इनको देखकर कह रही हूँ कि आप लोगों को हमारी मजबूरियाँ पता है। अगर हम किताब लिखना चाहें तो हम इस पे अपनी पूरी कहानी लाइफ पे किताबें लिख सकते हैं, लेकिन हम हार क्यों माने? किस लिए हार माने? पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह मियां ने आंखें दी हैं, हाथ दिए हैं, पाँव दिए हैं, किस लिए दिए हैं? क्या हम ऐसे बैठ जाए? नहीं, आप उठ के खड़े हो। आप में एक एनर्जी दी है अल्लाह ताला ने। देखिए ये सब आप में स्किल्स है, हर औरत में स्किल है, बस हर मर्द में भी है। हाँ, तो फिर मर्द दोनों में आप ये क्यों कह रहे हैं? औरतों को स्किल्स दो, उनको इस तरह मजबूर मत दिखाओ। औरत को स्किल्स बात सुने, जो शक की बात है, शक की बात है, तो वहाँ पे मर्द भी बहुत जगह हाथ बांध के बैठ जाते घरों में, वो भी बहुत कुछ नहीं कर सकते। मैं एक औरत अमेरिका और कनाडा में यहाँ पे उनकी जायदाद आधी ले लेती है, जब औरत शक करने पाती है, औरत शक करने पर केसेस ऐसे औरत शक करना। आप क्यों इतना गुस्से में? कोई बात नहीं, गुस्से में नहीं हो जाता है। मैं ये कहती हूँ वो जिसने भी आपको दुख पहुंचाया ना, मुझे बताया, मैं आऊंगा। जी बिल्कुल है। औरत मर्द से ज्यादा। मैं कह रहा हूँ, एक मिनट, मैं कह रहा हूँ इस तरह लाके हमारे सामने बिठाना औरत की तजलील है। नहीं, ये गलत, ये गलत है। आप खुद इस शो में शरीक हैं, इसलिए ये बात मैं नहीं सुनूंगा। नहीं, दिस इज रॉन्ग, नो दिस इज रॉन्ग। पहली बात तो ये मैं स्ट्रॉन्ग दिखाओ ताकि हमारी नेशन स्ट्रॉन्ग हो। अब आप मुझे बात करने दीजिए, अब नहीं बोलिएगा, बिकॉज दिस इज वेरी रॉन्ग। यस्टरडे मेरे पास खवातीन बॉक्सर्स आई थी। आपने देखा वो शो? आपने नहीं देखा होगा। औरत मजबूत मैंने दिखाई है। औरत बहुत नो 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 नो, होल्ड ऑन। आई डिड नॉट लाइक व्हाट यू सेड। वी डोंट डू दीस शोज बिकॉज हम किसी की तजलील कर रहे हैं। We do Mrs. Khan, you need to let people speak. You're not the only one with brains, or you're not the only ones who can talk. There are other people who can actually think the same, probably better than you. So please do not, no, I would not stand for this. हम यहाँ जब आए थे, मैं जब यहाँ शो करने आया था, तो मैंने बदलने की बात की थी कि चलो बदलते हैं। क्या ये हमारे माशरे का सच नहीं है? ये हमारे माशरे का सच है। जब तक आप अपने सच को सामने नहीं लाएंगे, सच को सामने नहीं लाएंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। आज आप अमेरिका कनाडा की बात करती हैं, वहां अगर किसी लड़की का रेप होता है तो वो सामने आके बोलती है। हमारे यहाँ किसी लड़की का रेप होता है तो वो 7 पर्दों में जाके छुप जाती है। ट्रू, वेरी ट्रू। तो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? कल मैंने बॉक्सिंग का शो किया, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने बॉक्सिंग का शो किया। छोटी छोटी सी लियारी की बच्चियां, मैं आपको दिखाता हूं, जरा प्लीज देखिए। प्लीज दिखाओ। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर करता है दिल। हमारे यहाँ एक सर्टेन एरिया है लियारी का, जहाँ बॉक्सर्स बेतहाशा होते हैं, फुटबॉलर्स बेतहाशा होते हैं। बॉक्सिंग मेरे दिल का खेल है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तमाम खेल एक साइड पे, बॉक्सिंग एक साइड पे। आपका फेवरेट बॉक्सर कौन है? आमिर खान। अच्छा उस्मा, तुमने कभी बचपन में कोई खेल स्पोर्ट्स वगैरह खेले थे? मुझे हर चीज़ करने का शौक है। मैं चाहती हूँ मुझे फाइट भी आए, मुझे गन चलानी भी आए। किताबों में लिखा होता है कि तुम अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, ऐसा जरूर है, ऐसा होता है, लेकिन वो अच्छा बड़ी देर में मिलता है। सच हमेशा जीतता है, लेकिन देर में जीतता है। पर एक बात याद रखना, हारना नहीं है किसी भी सूरत। कम खा लेना रोटी, बॉक्सिंग मत छोड़ना। लड़ लेना लोगों से, लेकिन बॉक्सिंग मत छोड़ना। मेरा दिल ये पुकारे आजा मेरे गम। कहने की बात ये है, ये वो बच्चे हैं, जब मैं शो की बात करता हूँ, चाहे मैं शो का हिस्सा रहूँ या ना रहूँ, हम सबको कहीं ना कहीं किसी न किसी मकाम पे अलग होना होता है। कल शायद मैं नहीं हूँ, लेकिन ये शो इसी तरह से चलेगा, इसके मौज़ूआत इसी तरह से चलेंगे। मैं आज भी इस बात पे फ़ख्र करता हूँ कि मैंने समा पे काम किया। मैं आज भी इस बात पे फ़ख्र करता हूँ कि मैं समा फैमिली का हिस्सा हूँ।
और मैं कल भी इस बात पर फ़ख्र करूँगा जब मैं यहाँ नहीं हूँगा कि हमने ऐसे शोज़ दिए हैं जिसमें हमने हर शख्स का एहतराम मलहूज़ रखा है। आज अगर हम आपके सामने कोई स्टोरी लाए हैं, मैं और मेरी टीम और मेरा चैनल और मेरी मैनेजमेंट, हमने कभी रेटिंग्स की दौड़ में हिस्सा नहीं लिया, कभी भी नहीं लिया। हमारे पास जो केसेस आए वो 100% ओरिजिनल है। आज तक कोई फैब्रिकेशन नहीं की। उसका रीज़न ये नहीं है कि हम यहाँ लोगों को बुला के ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे मुल्क में बुराइयाँ क्या हैं। उसका रीज़न ये है कि हम लोगों को ये बुला के यहाँ पर ये दिखाना चाहते हैं कि अगर हमारे मुल्क में बुराई है तो उसका खात्मा कैसे किया जा सकता है। वेरी ट्रू। ये जब हम बोलेंगे नहीं, मुझे आप बहन थोड़ी सी अपनी स्टोरी बताइएगा, जरा ऊंचा बोलिए। अच्छा, एक काम करते हैं, हम ब्रेक में आके, ब्रेक से बाद जब वापस आएंगे तो हम बता देते हैं इनकी स्टोरी। लेकिन डू यू गाइज, और मैं तमाम लोगों से पूछ रहा हूँ, आपसे भी पूछ रहा हूँ, डू यू एक्चुअली थिंक कि हम शक को ख़त्म कर सकते हैं माशरे से? बिल्कुल नहीं। ये चीज़ ख़त्म नहीं होती, मैनेज हो सकती है, कम हो सकती। शक बेसिकली ख़ास किस्म की जहनी स्ट्रीक होती है। एग्जैक्टली। और ये ऐसी चीज़ है, शक और वहम, इसके बारे में कहते हैं कि हकीम लुकमान के पास उसका इलाज नहीं था। और आप देखें, ट्रस्ट ऐसा पॉजिटिविटी नेगेटिविटी को एग्जिस्ट करती है। अगर आप ट्रस्ट करोगे तो पोटेंशियल है कि आप शक भी करोगे। दोनों चीज़ें एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। अगर आप बिल्कुल शक खत्म कर दोगे तो आप लोगों पर ट्रस्ट करना भी खत्म कर दोगे। इट गोज हैंड इन हैंड। तो वे ट्रस्ट, लेकिन कहाँ, कौन सा ऐसा मकाम है जहाँ शक पे एक लाइन जानी चाहिए कि भाई इससे ज़्यादा अगर करोगे तो बुराई हो जाएगी? साहिर भाई, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, शक है क्या? शक हर किसी के अंदर मौजूद है। हेपेटाइटिस से मैं आपको मिसाल देता हूँ। हेपेटाइटिस कहते हैं ना सो गया, ठीक है ना, वो सो गया मीन्स मौजूद है पर सो रहा है, नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इसी तरीके से हर शख्स के अंदर शक जो है मौजूद है, इसको जगाता दूसरा शख्स है, बल्कि तीसरा शख्स। अगर मियाँ बीवी के रिश्ते में आप देखें तो मियाँ बीवी के रिश्ते के अंदर तीसरा शख्स निकल करके जो है ना उस शक को उजागर करता है। जब तुम ऑफिस जाते हो तो तुम्हारी बीवी फला दीवार के पास जाके खड़ी हो जाती है, वो फ़ोन लेकर के उधर खड़ी होती है, वो ऐसे करती है, वो वैसे करती है, या उस यकीन करता है। नहीं, बात आदमी की नहीं हो रही, आदमी औरत की नहीं हो रही। इसी तरीके से मर्द के साथ होता है कि उस औरत को उसी की, आदमी की बहनें हों, दोस्तें हों, कि वो तो ऐसे ऑफिस में बैठा होता है, लड़कियां साथ होती हैं, वो लड़कियों को लेता है, वो लड़कियों को छोड़ता है, वो फला। शक यूं पैदा होता है, और जब शक पैदा होता है तो वो तबाही के आखिरी हद तक के पहुंच जाता है। तो ये शक पैदा करने वाले को सोचने की जरूरत है। चाहिए जो हमको हैरासमेंट पे करना चाहिए। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मर्द ख्वातीन को हैरासमेंट करते हैं, ऐसा नहीं है। ख्वातीन मर्दों को भी हैरास करती हैं। जब हम बात करते हैं तो बात इक्वालिटी की होनी चाहिए। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद माहम की कहानी है और इन्हीं की ज़बानी है। माहम की ज़िंदगी में क्या ट्विस्ट, क्या टर्न्स आए, ये हम आपको सुनवाएंगे भी, दिखाएंगे भी। साथ साथ दो कपल्स ऐसे हैं जिनकी एक से ज़ायद शादियां हैं और एक की 3 शादियां हैं। क्या उनकी ज़िंदगी खुशगवार गुजर रही है? बुनियाद क्या बनी उसकी? हम सब की बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। तुझसा कोई आया बनो समा की आवाज के हुए कराची और इस्लामाबाद में कामयाब ऑडिशंस। अब बनो समा की आवाज के ऑडिशंस का दूसरा मरहला शुरू होने जा रहा है लाहौर और पाकिस्तान के दीगर शहर हैदराबाद, सक्खर, बहावलपुर, रहीम यार खान, मुल्तान, सियालकोट, फैसलाबाद, रावलपिंडी, पिशावर, एबटाबाद, मीरपुर आजाद कश्मीर और कोयटा में। ऑडिशंस की तारीख 13, 14 और 15 मई। लाहौर ऑफिस, PEC बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कांग्रेस इंजीनियरिंग सेंटर, लिबर्टी मार्केट, लाहौर, पाकिस्तान। टाइम दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक। मजीद मालूमात के लिए हमसे राब्ता करें 0332 8830 पर। कोई हमदम न रहा,
कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। ये वाला जो गाना है आज इसकी हिस्ट्री में आपसे शेयर कर दूं। अशोक कुमार साहब किशोर कुमार के भाई थे। ये गाना सबसे पहले फिल्म झुमरू के लिए अशोक कुमार साहब ने गाया था। अशोक कुमार ने जब ये गाना गा दिया तो किशोर साहब इसको गुनगुनाया करते थे। एक रोज़ अशोक कुमार साहब के पास पहुँचे और कहने लगे कि क्या मैं ये गाना, दादा मुनि क्या मैं ये गाना गा सकता हूँ? तो अशोक कुमार ने कहा ये बड़ा मुश्किल गाना है, तुमसे होगा नहीं। कहने मुश्किल मुझे पता नहीं, मैं गाऊँगा और तुमसे अच्छा गाऊँगा। उनके बड़े भाई थे। और फिर जब किशोर कुमार ने इसे गाया तो वाकई वो गाना वही मशहूर हुआ। अशोक कुमार साहब इसको पहले गा चुके थे, लेकिन फिर किशोर कुमार ने जब ये गाना गाया तो किशोर कुमार की आवाज़ में ये गाना मशहूर हुआ। तो दिस इज़ फॉर बोथ ऑफ देम, दे वर ब्रिलियंट। और हमने उनकी बहुत सारी पिक्चर्स देखी हैं, बहुत सारे गाने सुने। तो अशोक कुमार और किशोर कुमार साहब के लिए बहुत सारी तालियां। शाम तन्हाई की है, आएगी मंजिल कैसे, शाम तन्हाई की है, आएगी मंजिल कैसे, जो मुझे दिल से बुला ले वो इशारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा। यहीं से लेना, ले लो। क्या बताऊं मैं कहाँ यूं ही चला जाता हूँ, क्या बताऊं मैं कहाँ यूं ही चला जाता हूँ, जो मुझे राह दिखाए वही तारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। हमारे पास 3 कॉल्स हैं, लेकिन उससे पहले माहम की कहानी है। तो माहम, पहले हम 3 कॉल्स ले लेते हैं। माहम का केस थोड़ा सा डिफरेंट है। शक की बुनियाद पे घरेलू नाचाकियाँ होती हैं और कभी घरेलू नाचाकियों की बुनियाद पे शक होता है। घरेलू नाचाकियाँ बहुत सारी चीज़ों के मरहून मिन्नत होती हैं। कभी ज़्यादती मर्द की तरफ से हो जाती है, कभी खातून की तरफ से हो जाती है, कभी सास की तरफ से हो जाती है, कभी अपने पेरेंट्स की तरफ से। और अपने पेरेंट्स की तरफ से ज़्यादती कैसे होती है वो भी मैं आपको बताऊँगा। उनकी तरफ से हो जाती है, लेकिन इंसान के रिश्ते और इंसान की ज़ात उसकी भेंट चढ़ जाती है। आप टेलीफोन कॉल लीजिए, उसके बाद हम माहम की कहानी सुनते हैं। प्लीज़ ले लीजिए। जी जनाब, किससे बात कर रहे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
जी मैं मिसेस सईद बात कर रही हूँ कराची से। जी कहिए, क्या कहना चाहेंगी? आप सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम, सबको सलाम करती हूँ। वालेकुम सलाम। मैं तो इन शक के बारे में ये कहती हूँ कि हर मियाँ बीवी को बहुत खुश रहना चाहिए, क्योंकि मैंने भी प्यार से शादी की है और अल्लाह का शुक्र है हमारे बीच में ऐसी कोई भी बात नहीं है कि हम दोनों में लड़ाई झगड़े हो जाए। हम दोनों बहुत प्यार से जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं सबसे ये गुजारिश करती हूँ कि सब प्यार से जिंदगी गुजारे और शक ना करे। शक बहुत बीमारी है, बहुत बुरी बीमारी। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत आपने सही बात की। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम अलैकुम, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद इजाज बात कर रहा हूँ दीपो खास से, सिंध से। जी बताइए, कहिए। सबसे पहले तो जो टॉपिक लोधी साहब ने बड़ा अच्छा टॉपिक आज चूज किया है और सारे गेस्ट बहुत अच्छे हैं, सबके कमेंट्स बहुत अच्छे हैं। मैं इसमें एक बात आपसे शेयर करूंगा। शक जो है ना, ये बहुत बुरी चीज है और जिस तरह इन्होंने फरमाया हर बंदे में, औरत में थोड़ा बहुत शक होता है कि किसी थोड़ी गलत फहमी से या आगे पीछे बात खराब हो जाती है। ये मेरे कजन है मीरपुर खास में, मैं नाम नहीं लूंगा, बराह रास्त काल है, उनकी बीवी में भी ये शक व शुबात पैदा हो गए। कोई कॉल ही आजकल 5 रुपए का चीज होता, कॉल आ जाती है, उसकी बीवी के नंबर पे कॉलें आई, कुछ मैसेज शेरो शायरी के आए, तो वो इंसान मर्द आते ना भड़क उठा कि मेरी बीवी का आ रहा है, इसने मुझे बताया नहीं। उसने एक काम अच्छा किया, उसने सीधी मेरे से बात की कजन ने। तो मैंने इसको समझाया, मैंने कहा यार बात ये है कि तू खुद इनसे बात कर अपनी बीवी से कि ये किससे मैसेज आ रहे हैं, कॉल आई है या मिस कॉलें आई हैं, तो वो ज्यादा बेहतर है। मियाँ बीवी का ज्यादा है कि मुझे बीच में नहीं डाल। उसने अच्छा किया कि उसने अलग में ही अपनी बेगम से बात की कि ये नंबर किसका है, ये मैसेज किसके आ रहे हैं। तो उसने कहा कि माजरत से मैं आपको बता नहीं सकी, 2-3 दफा मुझे कॉल आई है, कोई लड़का है ये तंग कर रहा है मुझे, आई लव यू और उल्टे सीधे मैसेज स्टोरी के भेज रहा है। तो उसने कहा आपने मुझे बताया क्यों? उसने कहा ये मेरी गलती है, मैंने नहीं बताया, लेकिन इसी वजह से आप मर्द आ तो आप कोई गुस्सा करोगे, गलत फैसला करोगे। उसने कहा नहीं, आप मेरी इज्जत हो, ये बात नहीं। उसने वो क्या किया, वही नंबर पे कॉल की उस लड़के को अपने मोबाइल से और उसको कहा कि भाई आप ये मेरे घर के नंबर पे ऐसे ऐसे कॉल मैसेज ये कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कहाँ से बात कर रहे हो? तो उस टाइम वो लड़का भी कोई अच्छा था और उसने बोला कि भाई मेरे से गलती हो गई, पैकेज था मैंने कर दिया। वो मियाँ बीवी उस दिन कॉल करने के बाद दोबारा अच्छे मियाँ बीवी बन गए, गलत फहमी दूर हो गई। अब 3 साल के बाद अभी 4-5 दिन पहले फिर कोई किसी दूसरे नंबर से उसको कॉल आई 2 दफा। तो उसकी बीवी ने अपने शोहर को कहा कि ये कॉल आई है और ये मसला है। उसके बाद मैंने फिर फोन उठाया और उसको बंदे को फोन किया, बोला कि भैया आपने क्यों फोन किया? थोड़ी सी बदतमीजी दोनों में हुई, लेकिन वो उसकी जिन छुड़ गई। अब उनका घर मना बिल्कुल खुशहाल है। मियाँ बीवी का काम है एक दूसरे पे ट्रस्ट करें, एक दूसरे पे भरोसा करें। अगर ये गलत फहमी में कोई कॉल आ जाती है एक दूसरे के पास, तो वो अपनी बीवी से या शोहर से शेयर करे ताकि ये गलत फहमी है, ये मसले मसाइल हल ना हो। बेहतर यही है कि मियाँ बीवी का इतना नाजुक और इतना मजबूत रिश्ता है कि उसको और ज्यादा मजबूत किया जाए। ये एक देखो कॉल का मैंने आपको बताया, थोड़ी सी गलत फहमी, उन्होंने आपस में बैठ के डिस्कशन की तो मसला हल हो गया, वरना खानदानों में झगड़े होते, अल्लाह ना करे लेती होती। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज साहब। महम की कहानी की तरफ चलेंगे, उसके बाद हम कॉल्स लेते हैं। जी महम बताइए। मेरी अरेंज मैरिज हुई थी मेरी कज़न से। जब मैं शादी होकर वहाँ गई तो थोड़ा सा माइक जोर से बोल दीजिए। मैं जब शादी होकर वहाँ गई तो मेरे जो हस्बैंड थे जिनसे मेरी शादी हुई थी वो फिजिकली वो मेडिकली अनफिट थे। तो ये चीज़ मैंने छुपाई काफ़ी देर साल तक। मैं तकरीबन 9-10 महीने तक मैंने ये बात छुपाई। बीच में ये हुआ कि मुझसे मेरी सास और ससुर मुख्तलिफ देवरानी जेठानियाँ औलाद की ख्वाहिश जाहिर करने लगी। मेरे शोहर ने मुझे बोल दिया था ये बात छुपा के रखना। मैंने ये बात घर वालों से भी छुपाई, वहाँ भी छुपाई। लेकिन जब ये सारी बातें होने लगी, मुझे दवाएं ला के दी जाने लगी। मेरे ससुर मुख्तलिफ दवाएं ला के मुझे हकीम की खिलवाने लगे, देने लगे। और मेरी सास मुझे लेडी डॉक्टर के पास जाने लगी। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैं अपने घर चली गई। मैं अपने घर गई, अपने घर वालों को बताया तो उन्होंने बोला कोई मसला नहीं, आप खामोश हो जाओ, ये बात किसी से भी डिस्कस नहीं करना। मैं फिर वहाँ रहने लगी। थोड़े दिन बाद इन लोगों को बुलाया गया। इन लोगों के मेरे वो जो शोहर थे उन्हें पता चल गया कि ये बात मैंने इनको बता दी अपनी फैमिली को। तो मेरे बड़ों ने कहा इनको ले जाओ। उन्होंने साफ मना कर दिया, मैं इन्हें नहीं लेके जाना चाहता।
मतलब वो मुझे इस शर्ट पर रखने के लिए तैयार थे कि मैं ये बात छुपाती, और मैंने छुपाई भी थी और मैं छुपाना भी चाहती थी, लेकिन मुझसे मेरे जो ससुराल वाले थे वो औलाद की ख्वाहिश जाहिर करते थे। वहाँ पे जाके मैं रहती थी, अभी वो बार बार बुला रहे थे इनको लेके जाओ, इनको लेके जाओ, लेकिन वो जिद पे आ गए मैं इसको नहीं लेके जाऊँगा। बड़े आते थे, बड़े बोलते थे हम लेके जा रहे हैं, तो कहते आप इसको अपनी बहू बना के रखना चाहते हैं रखो, मैं इसको अपनी बीवी बना के नहीं रखूँगा। अभी मैं रह ही रही थी तो वहाँ से तलाक के पेपर आ गए। जब तलाक हो गई तो मेरे घर वालों ने मेरे साथ बहुत बुरा रवैया रखना शुरू कर दिया, मैंने ताने देना शुरू कर दिए। उसे मेरा वहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। मेरी ममानियाँ, ताइयाँ, चाचियाँ आके मुझे उल्टी सीधी बातें सुना के जाती थी। मेरी अम्मी का रवैया भी मेरे साथ बहुत खराब होता चल रहा था। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन मैं अपना काम भी खुद कर रही थी और किसी तरीके का उन पर किसी भी तरीके का लोड नहीं डाला पता, किसी भी तरीके की मैं उन पर अपनी वो डालना बोझ नहीं डालना चाहती थी। अपनी जिम्मेदारी भी खुद उठा रही थी, पार्लर का एक काम चाहती थी वो भी कर रही थी, लेकिन इन लोगों ने मेरा बैठना उठना खाना पीना सब हराम किया हुआ था। मेरी छोटी बहन मुझे बहुत तंग करती थी, मुझे ताने देती थी बात बात पे। बड़ी बहन भी आके डांट डांट के जाती थी। इन लोगों ने मुझे जीने का बिल्कुल थोड़ा सा भी आस नहीं थी। इस दौरान मुझे एक रॉन्ग कॉल बहुत तंग कर रही थी, जिसे मैं बहुत डांटती थी, बहुत सुनाती थी, और नंबर जो था ब्लैक लिस्ट पे लगा लेती थी, लेकिन दूसरा नंबर आना शुरू हो जाता था। इस तरीके से मैंने डांटा। एक दिन गुस्से में किया क्योंकि तंग कर रहे, मैं देखता लागी हफ्ता औरत हूँ। मैंने सारा कुछ कहा, गुस्से में मना किया कि मुझे आइंदा कॉल नहीं करना, लेकिन वो कॉल मुझे तंग किए जाती। पता नहीं मुझे घर वालों की तरफ से इतना टेंशन था, तो मैंने किस तरीके से उस नंबर पे दोस्ती कर ली, फ्रेंडशिप हुई। फिर वो शादी की ऑफर कहने लगा मैं बहुत खुश रखूँगा, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ ये सब कुछ तुम्हारा नहीं होगा। मैं उसकी बातों में आती चली गई। वो मुझे शादी करके ले गया, लेकिन शादी करके वो जब लेके गए तो वहाँ पे उनकी ज़िंदगी में पहले से कोई औरत थी। वो सारा टाइम उसी के साथ गुजारते थे, उसी को शॉपिंग कराते थे, होटलिंग कराते थे। घर में मुझे से मेरी जिम्मेदारी एक नौकरानी की, एक मेरी हैसियत नौकरानी की थी। मैं घर का सारा काम करती थी, इनके सारे काम करती थी। एक दुकान थी इनकी, डेयरी मिल्क शॉप थी, उसका सारा काम मैंने करना होता था। इतने सारे लड़के कारीगर रखे थे, उनका खाना भेजना होता था। अगर से ये सारा कुछ करते थे, रात के 12 बजे आते थे, कॉल पे लग जाते थे, सुबह 4 बजे तक कॉल पे बात करते रहते थे। मैं इसके दौरान कुछ कहती थी तो वो रात में मुझे मारना शुरू कर देते थे, चीज़ें तोड़ना। वो लड़की जो उनकी ज़िंदगी में थी, सारा दिन दुकान पे बैठ के भी उससे बातें करते थे। लड़के सारा कारोबार संभालते थे। रात में आते घर पे खाना खा के फिर वो कॉल पे जो बिज़ी होते 12 बजे से 4 बजे तक वो मुस्तकिल कॉल पे बिज़ी रहते। इस दौरान कभी कभी वो रात दरवाज़ा खोल के चले भी जाते 3 बजे, और मुझसे कहते कि दरवाज़ा 3 बजे, 2 बजे, 4 बजे कहते दरवाज़ा नहीं बंद करना। मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आता था, मैं घर में अकेली होती थी तो दरवाज़ा बंद इसलिए नहीं करने देते थे कि नॉक करेंगे या कॉल बेल देंगे तो वो पड़ोस में उनके भाई हैं, उनको पता चल जाएगा कि इतने लेट घर में आ रहे हैं। मैं इस दौरान कुछ कहती थी तो मारते थे, पीटते थे इतनी बुरी तरीके से कि मेरी आँख पे निशान आ गया था। इतना मेरी आँख अंदर से बिल्कुल रेड हो गई थी, ऊपर से बिल्कुल नीली हो गई थी, मेरे पूरा चेहरा सूजा हुआ था कि ना अपने घर अपनी किसी बहन को या भाभी को या भाई को या उनके बच्चों को किसी को घर में नहीं आने देते थे, ताकि मैं जो कुछ कर रहा हूँ किसी को पता ना चले अंदर मेरे साथ क्या हो रहा है। एक काम करते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे इस कहानी में इसके बाद हुआ क्या। दूसरी शादी हुई और दूसरी शादी के बाद भी ये जुल्म ख़त्म नहीं हुआ। पहली शादी में शौहर ने इसलिए छोड़ दिया कि तुमने मेरे बारे में बात बताई और अब मैं तुमको नहीं रख सकता, जबकि ये तैयार थी उनके साथ रहने के लिए। दूसरी शादी में भी जुल्म ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। इनकी ज़िंदगी में इसके बाद क्या हुआ आपको पता चलेगा इस ब्रेक के बाद। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं। जीने का मजा तो सुबह में है। अच्छा जी, ब्रेक के दौरान जाहिर है गाने भी गाए जाते हैं, हम थोड़ा सा हंसने मुस्कुराने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन समहाउ आज शो कुछ ऐसा है
कि ब्रेक के दौरान भी कोई ढंग का गाना नहीं जहन में आ रहा। ब्रेक के दौरान भी बड़े अजीब अजीब से गाने आ रहे हैं। ब्रेक के दौरान अभी मैं गा रहा था, हम छोड़ चले महफिल को, और इन्होंने फिर रोना शुरू कर दिया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने जिद कर ली, मुझे आपके साथ नहीं रहना, आप ऐसा कर रहे हैं तो मुझे छोड़ दें। जब आप उसी के साथ हैं तो उससे शादी कर लें, मेरा वीज़ा छोड़ दें। लेकिन माइक को ज़रा मुंह के करीब कर लीजिएगा प्लीज़। तो इस बात पे उन्होंने मुझे बहुत मारा और गालियाँ दी, इल्ज़ाम लगाए, तरह तरह की बातें की। इल्ज़ाम लगाए? इल्ज़ाम कौन से थे? तुम ऐसी होती हो, तुम लड़कियां वैसी होती हो, तुमने एक शादी करके ख़त्म कर दिया, अब तुम मुझसे शादी कर लोगी, अब तुमने तीसरा देख लिया होगा। इस तरह की फजूल बातें करते थे। शक। इसके अलावा भी बहुत 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 गंदी गंदी गालियाँ वो देते थे और मारते थे। इतना डरा देते थे ताकि मैं आगे से कभी ये जो पूछती हूँ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ये भी ना पूछ सकूँ। जब मैंने कहा नहीं, मुझे आपके साथ नहीं रहना, भले आप मुझे मार दें लेकिन मुझे आपके साथ नहीं रहना, तो उन्होंने एक एयर कूलर था जो हमारे रास्ते में रखा होता था दरवाजे के ना। क्या था? वो एयर कूलर जो होता है, रूम कूलर। एयर कूलर, ओके। जी जी। तो उसमें करंट छोड़ दिया 3 दफ़ा, मुझे उससे करंट लगा। मैंने इनसे शिकायत की कि इसमें फुल करंट आ रहा है, मुझे 3 मरतबा इससे करंट लग चुका है, लेकिन वो यकीन नहीं कर रहे थे, ना चेक कर रहे थे, ना सही करवा रहे थे। मैंने बोला शायद ये इत्तेफाक होगा, लेकिन टीवी देख के बंद किया। सुबह टीवी खोला तो टीवी का पूरा तार छिला हुआ था। मेरा हाथ उससे लगते लगते बच गया। मैं चार्जिंग लाइट हटा रही थी तो मैंने चेक किया, उसका बटन भी खुला हुआ था। इस तरह मैंने इसको भी वहम समझा। मैंने अपनी देवरानी बराबर में रहती थी, उससे बताया कि 2 के अलावा तो कोई तीसरा होता नहीं, कौन कर रहा है ये चीज़ें आके। तो मैंने इसको भी वहम समझा, मैंने जाने दिया। लेकिन ये पूरी रात एक दिन फिर बातें की। फिर मैं यही कहा कि आप मुझे छोड़ दें, मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती, आप मुझे इस तरीके से क्यों तंग करते हैं। सारा दिन मैं काम करती हूँ, रात में मैं सो भी नहीं सकती आराम से। बातें करते थे, हंसते थे, चीखते थे, मुझे उसके सामने डिग्रेड करते थे। और उसकी मतलब जो बातें मैं बर्दाश्त भी नहीं करती थी, वो सारी बातें वो कर रहे होते थे। मुझे एक बात बताइए, उन्होंने उससे शादी क्यों नहीं की? वो लड़की जो थी, जिस तरीके से इनके साथ उसका रिलेशन था, ऐसा रिलेशन उसका और कहीं भी था, बहुत एक जगह से ज़्यादा जगह था। वो नहीं चाहती थी कि इनकी पाबंद होके रहे। मैंने इनकी मोबाइल उठा के सारा कुछ देखा, तस्वीरें भी मैं देख चुकी हूँ, इनकी लोगों की वीडियो, इन लोगों के सारे मैसेजेस पढ़ चुकी हूँ। तो मुझे यही पता चलता था कि वो और जगह भी है। यहाँ तक कि वो जिस जगह उसका और रिलेशन था, वहाँ पे वो बाकायदा बताती थी कि मेरी ये वहाँ से फला बंदे ने मुझे इतनी शॉपिंग करवाई है, इतने पैसे दिए। तो ये फिर कोशिश करते थे कि जितने उसने खर्च किए हैं उससे ज़्यादा उस पर खर्च करें। बाकायदा चेक काट काट के लेके जाते थे। एक रात मैंने ज़िद की तो मुझे रात में ही ना इन्होंने गला दबाया। जब गला दबाया तो हम लोग सहन में खुली जगह पे सो रहे थे, बराबर में आवाज़ जाने, जैसे गला दबाया मुझे खांसी का फंदा लगा, मैं खांसने लगी तो पड़ोस से आवाज़ आने लगी ना बोलने की। तो इन्होंने छोड़ दिया मुझे वहीं के वहीं। फिर एक दिन का गैप देके फिर इन्होंने मेरा गला दबाने की कोशिश की, फिर ऐसा ही हुआ। और अगर से हम लोग शायद रूम में होते तो मैं आज यहाँ होती भी नहीं, बैठी भी ना होती। रूम में होते, मेरी आवाज़ कोई सुन ना रहा होता, या फिर वो बराबर में से। अच्छा, हुआ क्या फिर उसके बाद? उसके बाद मैं बहुत डर गई थी। उससे कहते थे तुम यहाँ पे आ जाओ, तुम यहाँ पे आओगी और इसको एतराज़ होगा। मतलब रात के टाइम उसको बुलाते थे, कहते थे तुम यहाँ पे आ जाओ, इसको एतराज़ होगा, तुम्हारे सामने अभी इसको गोली मार के फारिग कर दूंगा। जिस दिन भी तुम मेरी ज़िंदगी में आ जाओगी मुकम्मल तौर पे, मैं इसको उसी दिन छोड़ दूंगा। इस तरीके की बातें करते थे। मैं इतना डर, एक दफ़ा बिस्तर पे सिगरेट पीते थे, सिगरेट की जो धूल होती है वो मुझ पे चढ़ाते थे इस तरह से। सिगरेट पीते पीते बिस्तर पे ही वो छोड़ती ना माचिस की तीली, वो आग फैलने लगी। मैंने रोकी नहीं, मुझे पता था मैं अभी रोकूंगी इनको पता चल जाएगा मैं इससे डर रही हूँ, तो ये मुझे और इस चीज़ से डराएंगे। इन चीज़ों से मैं बहुत खौफजदा हुई। एक दफ़ा ये कहे थे उसी को लेके होटल पे। मुझे मेरा सवाल है, वो तो सही एक बात है, आप पे जुल्म हुआ, आपने उनको छोड़ा कब और किस तरह से छोड़ा? सारिम भाई जरा यही बातें थी ना, यही सब कुछ हो रहा था। मैं इससे बहुत खौफजदा हो चुकी थी इन बातों से, जो धमकी दे रहे थे, करंट लगा रहे थे, गला दबा रहे थे। तो फिर एक दिन ही होटल पे गए, चेक काटा और मुझे पता चल गया ये लोग जा रहे हैं दोनों इकट्ठे। तो मैं मौका देख के वहाँ से निकल गई। मेरी किसी ने हेल्प नहीं की, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। सारिम भाई के पास आ गए? जी, मैं यहाँ शेल्टर। अच्छा जी, मैं ओपन कर रहा हूँ। मिसेस खान, आपने बेतहाशा शादियाँ करवाई हैं, आपने कभी कोई ऐसा वाक़या देखा जहाँ आपने शादी करवाई हो और शक की बुनियाद पे कोई एक डिवोर्स औरत की आपने शादी करवाई हो, शक की बुनियाद पे उस पर दोबारा शक किया जाए कि तुम दूसरे मर्दों से रवाबित रखती हो, राब्ते रखती हो, ऐसा कभी देखा? पहली शादियों में तो मैंने कहा है कि डिवोर्सेस हुई हैं शक की बुनियाद पर। लेकिन मैं अपने घर की एक कहानी शेयर करना चाहूँगी कि मेरे फादर ने भी दूसरी शादी कर ली थी अपनी सेक्रेटरी से।
मेरी माँ ने 11 साल तक अपने घर वालों को कुछ नहीं बताया था। वो इतनी साबिर औरत थी कि मेरे 2 बहन भाइयों को पहले खाना देती थी, सब कुछ पहले उनका करती थी, फिर हमें करती थी। ये नहीं कि मेरे बाप के कहने पे, ये सोच कर के ये मेरे शौहर के बच्चे हैं। आज वही मेरे बहन भाई हम लोग से इतना प्यार करते हैं, ना कि मेरी माँ है अब ना बाप है। लेकिन चूँकि मेरी माँ बहुत खुदा तर्स थी और बहुत खुदा वाली थी, वो इतनी साबिर थी कि मैंने ऐसी साबिर औरत नहीं देखी। वो 11-12 साल तक अपने माँ बाप के घर भी नहीं गई थी कि मेरे माँ बाप को ये ना पता चल जाए कि मैंने दूसरी शादी की है। और वो इस कदर मेहनती और जफाकश औरत थी कि उसने अपने शौहर का भी पूरा काम किया। मेरी स्टेप मदर जो थी वो जॉब करती थी, रहती अलग थी, उनको घर अलग दे कर दिया, लेकिन मेरे अब्बा बच्चे इधर ले आते थे कि बच्चों में मैं वो फ़र्क ना करूं कि ये मेरे दूसरी बीवी के बच्चे हैं और ये मेरे बच्चे। और मेरी माँ ने बग़ैर मेरी माँ बाप के कहवे उनको हर चीज़ पहले प्रोवाइड की जो हमें करनी चाहिए। देखिए इस तरह होता है, वेरी रेयर केस, बट जो इनका केस है, जो इस पर्टिकुलर औरत का केस है शक के ऊपर कि पहले शादी की, पहले डेफिनेटली उसका रीज़न था, उसके बाद वापस शक किया गया। दिस इज़ पर्टिकुलरली वेरी कॉमन कि मर्द औरत को कहते हैं कि तुमने दूसरी शादी कर ली है तो तुम तीसरी भी कर लोगी, तुम्हें क्या है। ये बात सुनने में बहुत आती है, बहुत सारे केसेस। एक बात मैं नहीं समझ पाता, और ये आप लोग बेहतर जवाब दे सकती हैं, रूज आप भी जवाब दे सकती हैं, मैं हमसे बात नहीं करूँगा, आप लोग और चारों से मुझे जवाब चाहिए। वाई इज़ इट कि मर्द एक तलाक याफ्ता औरत के पीछे भी जाता है, उससे शादी भी कर लेता है, इसके बाद उसको ताना भी देता है कि तुम्हें तलाक हुई है और तुमने अगर मुझसे दोस्ती की है तो तुम किसी दूसरी से भी दोस्ती करोगी। वो सब ज्यादा इजी प्रे होती है क्योंकि वो ज्यादा डिस्टर्ब्ड होती है। ओके, तो वो वल्नरेबल होती है, वल्नरेबल ज्यादा होती है। देखिए तो उसकी ये कमजोरी देखकर, वीकनेस देखकर उससे फायदा उठाकर अपनी तरफ मोटिवेट कर लेता है। देखिए प्यार भरी बातों से उसको कर लेता है। लेकिन मर्द जो होता है ना, जो आपका क्वेश्चन है, मर्द औरत को बार बार बात इसलिए सुनाता है क्योंकि वो कंट्रोल कर सकता है। द सेम वे, बिकॉज कंट्रोल एंड शक वो भी बहुत एक साथ। आप कह रहे हो मैं शक करता हूँ, तुम फोन नहीं यूज करो, तो वो एक्चुअली उसको पता है कि मेरी बीवी शायद कुछ नहीं कर रही, लेकिन अगर मैं यूं बोलूंगा तो मेरे कंट्रोल में रहेगी। समझता है कि मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, तुम बाहर मत जाओ मेरे बिना, तुम बाहर कैसे गई, तुम बाहर की, तुम्हारा कोई चक्कर है। तो बेसिक चीज तो यही है ना, कॉम्प्लेक्स में ये सारी ये शक का सिलसिला, ये सब चीजें जो है ना, बेसिक चीज यही है, कंट्रोल। एक मर्द यानी कि मेरे ख्याल से नादानिस्ता तौर पर भी वो ये महसूस करता है कि मैं जो हूँ इन कंट्रोल हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं अपनी उस फीलिंग को और उसको अपने उस एहसास को रेगुलेट कर लेते हैं कि भाई वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, और इसके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग, उसको ट्रस्ट कह लो, अंडरस्टैंडिंग कह लो, जो कुछ भी कह लो, वो चीज़ पैदा हो जाती है। लेकिन फिर भी वो जो एक स्ट्रीक होती है ना एक मर्द के अंदर, वो हमेशा कायम रहती है, क्योंकि अल्लाह ने भी। अच्छा, मेरा एक सवाल है, आप चारों से सवाल है, बिग बीइंग वुमेन। अब उसके बाद हम बात करेंगे, मर्दों से बात करेंगे, लेकिन मैं इफ यू हैव किड्स, आई थिंक दे बिकम द प्राइम रीजन। चाहे आपको मतलब आपको मोहब्बत रही या नहीं रही, बट यू नीड टू स्टे इन दैट मैरिज। तो फिर ये तो आदमी को सोचना चाहिए साहिर, ये तो आदमी की बात कर रहा हूं, आदमी की औरत ने तो बर्दाश्त करना है, औरत ने बर्दाश्त करना है। औरत के अंदर जो कंट्रोल आता है ना, वो इसलिए आता है, शख्स हमेशा कॉम्प्लेक्स आदमी करेगा, पहली बात। डेफिनेटली ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स पर्सन, हमेशा एक कॉम्प्लेक्स इंसान जो है ना वो शक करता है। सेकेंडली, जहाँ तक बच्चों की बात है, जो इंसान कॉम्प्लेक्स होगा वो अपने बच्चों पे भी शक करेगा। मियाँ बीवी जो शादी में शक करते हैं, बेटी पे भी करेगा, जब वो बेटी पे भी करेगा, वो बेटे पे भी करेगा, और वही बच्चा माँ बाप पे भी शक करेगा कि मेरे माँ बाप मेरे लिए कोई काम कर रहे हैं, वो मेरे हक में बेहतर नहीं है, तो माँ बाप को भी क्वेश्चन करेगा। डेफिनेटली मोस्ट इट इज एनवायरमेंटल बेसिस, कि हम कहते हैं इनहेरिटेंट है, लेकिन ज्यादा एनवायरमेंटल है, इनहेरिटेंट भी है लेकिन ज्यादा। एंड सेकेंडली, आपका जो शक है वो चाहे कोई भी करे, चाहे मैं करूँ चाहे ये करे, उस सिचुएशन हम कॉम्प्लेक्स होते हैं तो करते हैं। अगर हम कॉन्फिडेंट होते हैं, साहिर भाई, इसमें शक ही नहीं है इशू। इसमें एक चीज़ ये है, एक शादी होती है, माँ बाप की मर्जी से होती है, लव मैरिज होती है, मियाँ पहली ही रात ही बीवी को बेइंतहा मारता है, बुरी तरीके से तशद्दुद करता है और छोड़ के गर्लफ्रेंड के पास चला जाता है। ज़िंदगी फिर भी वो औरत गुजार। मैं आपको एक रियल स्टोरी सुना रहा हूँ, ये बिल्कुल जो मैं बता रहा हूँ आपको।
ज़िंदगी फिर भी वो औरत गुजारती है। एक वक्त आता है हद हो जाती है, इस हद पे हो जाती है कि ख़ुद भी बुरी तरह ज़ख्मी होती है और छोड़ छाड़ के माँ के यहाँ चली जाती है। रात 2 बजे 3 बजे एक दिन माँ भी उसको निकाल देती है बाहर और उसके पास कोई सहारा नहीं होता, उस सड़क पे बैठी हुई होती है, एक सुनसान सड़क पे। उसके बाद हम उस औरत को सिखाएं कि खड़ी हो जाओ, मजबूत हो जाओ, चली जाओ, कहाँ जाएगी? कहीं नहीं जाती। फिर उसको एक हविसिया मर्द मिलता है, हमदर्द नहीं, हविसिया मर्द मिलता है। वो उसको एक आसरा देता है कि आओ मैं तुमसे शादी करता हूँ और ये करता हूँ वो करता हूँ। वो शादी अपने इस्तेमाल के लिए करता है, अपने मकासद के लिए करता है। रुक जाइए, छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। आई थिंक जब तक मेरी बेटी नहीं हुई थी मैं नहीं समझा था मेरी माँ किन चीज़ों से गुजरी होंगी, ऑनेस्टली, एंड दिस इज़ गॉड्स ऑनेस्ट ट्रूथ। मुझे नहीं अंदाज़ा था कि बच्चे पालना इतना मुश्किल काम है। औरत वैसे ही बहुत हसीन है, लेकिन उसका सबसे बड़ा रूप और सबसे बड़ा इसार उसका माँ होना। और एक अजीब सी बात आपको बताऊं, औरत में ये इंस्टिंक्ट हमेशा से होती है, वो इसार करती है। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जिंदगी नहीं, जिंदगी जीने का मजा तो सुबह में है। तुझसा कोई आया बनो समा की आवाज के हुए कराची और इस्लामाबाद में कामयाब ऑडिशंस। अब बनो समा की आवाज के ऑडिशंस का दूसरा मरहला शुरू होने जा रहा है लाहौर और पाकिस्तान के दीगर शहर हैदराबाद, सक्खर, बहावलपुर, रहीम यार खान, मुल्तान, सियालकोट, फैसलाबाद, रावलपिंडी, पिशावर, एबटाबाद, मीरपुर आजाद कश्मीर और कोयटा में। ऑडिशंस की तारीख 13, 14 और 15 मई। लाहौर ऑफिस, PEC बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कांग्रेस इंजीनियरिंग सेंटर, लिबर्टी मार्केट, लाहौर, पाकिस्तान। टाइम दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक। मजीद मालूमात के लिए हमसे राब्ता करें 0332 8830 पर। अभी जब हम लोग ब्रेक के दौरान थे तो ब्रेक के दौरान सारिम भाई ने एक अपील करने की मुझसे कही थी बात, तो मेरे ख्याल में वो अपील अगर सारिम भाई करें तो बहुत अच्छा है। सारिम भाई अपील कीजिए। नहीं, मैं बस यही कह रहा था कि ऐसा नहीं है सारे मर्द बुरे हैं, अच्छे मर्द माशरे में मौजूद हैं, बहुत हैं। वो लोग आएँ, इन औरतों का मुस्तकबिल ये थोड़ी है कि ये शेल्टर होम में आ गई, हमारे पास आ गई तो ज़िंदगी इनकी यहीं गुजरे। ये हमारी बच्चियाँ कहती हैं नहीं ये जन्नत है, मैं कहता हूँ कैद है, कुछ भी सही, ना बाहर जा सकती है ना कोई अंदर आ सकता है। ये ज़िंदा हैं, इनको ज़िंदाओं को अपनाएं और इनको एक ज़िंदगी दें। अल्लाह मियाँ इसका अजर देगा, लेकिन इनको हविस के लिए नहीं लेके जाए। ना मैं जाने देता हूँ इस तरीके से किसी के पास कि बस निकाह किया, मैं निकाह पे नहीं देता लड़की, मैं शराइत पे देता हूँ लड़की, प्रॉपर उसको मैं जो है ना तहफ़्फ़ुज़ देता हूँ लड़की को, फिर मैं उसको देता हूँ। तो ऐसे मर्द जो इनको अपनाना चाहें, एक अल्लाह की रज़ा के लिए 30 सेकंड सबके पास हैं, आपसे शुरू करते हैं। शक को ख़त्म कैसे किया जा सकता है, आप बताइए। शक को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले अपने आप से पूछना चाहिए कि मुझ पर अगर कोई शक करे तो मुझे कैसा लगेगा और मैं कहाँ खड़ी रहूँगी। जब आप ये सोच लेते हैं, हमेशा जब भी कोई फ़ैसला करना हो ज़िंदगी में इस किस्म का, कोई इंसाफ करना हो, हमेशा अपने को दूसरी जगह रखे, फिर सोचना शुरू करते हैं अगर आप, तो यकीनन आप बहुत अच्छा फ़ैसला करते हैं। जी, शक को ख़त्म तो खैर नहीं किया जा सकता, ये मेरा ख्याल है, ये आपकी नेचर होती है, एनवायरनमेंट की बात भी है, जैसे कि हमने पहले की है। लेकिन वो आपने बताया, जैसे बात की थी कि बात करनी, पूछ लेना चाहिए हस्बैंड को बीवी से कि जैसे इन्होंने कहा कि उन्होंने फ़ोन पे कि किसका फ़ोन था, और जो बीवी आगे से बता रही है कि मुझे नहीं पता, तो उस पर भी यकीन करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि नहीं ये तो बहाने बना रही, यकीनन को ऐसा होगा। ये है कि ट्रस्ट जो है वो ज़रूरी है, और बड़ा मैच्योर तरीके से हस्बैंड को या बीवी को भी मियाँ की बात पे यकीन करना चाहिए। शादी की बुनियाद ही ट्रस्ट के ऊपर। मेरी बीवी ऐसा नहीं है, मेरा खामंद ऐसा नहीं है। अच्छा, ये जो एक दूसरे पर शक करना है ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता, कम ज़रूर हो सकता है। मैं थोड़ी सी बात ये कहूँगी साहिर, मैं सिर्फ ये कहना चाहती थी कि अगर आप हमारी मुल्क में ऐसी ख़वातीन जो कि बहुत कम हैं, चूँकि हमारे मुल्क में जुल्म ज़्यादा है औरत के ऊपर, लेकिन एक इंस्पिरेशन के लिए और एक मोटिवेशन के लिए आप ऐसी ख़वातीन भी ला के दिखाएँ हमें
जो इस डिस्ट्रेस से निकली और वो कुछ बनी, ताकि इसमें कोई शक नहीं है, लोगों को एक इंस्पिरेशन मिले, इनको एक जज्बा मिले, इनको एक राह मिले कि हमें सिर्फ शेल्टर होम में नहीं रहना, उधर भी हम रहकर बहुत कुछ कर सकते हैं। हम उधर भी सिलाई कर सकते हैं, हम उधर भी खाना पकाकर ऑफिसेज में भेज सकते हैं, हम उधर बहुत काम कर सकते हैं। इनको सिर्फ थोड़े से पैसे हम लोगों को चाहिए कि डोनेट करें, ताकि ये लोग कुछ बने। हमें सिलाई मशीनें देनी चाहिए, हमें वहाँ पे ऐसी चीज़ें क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि हम सबका फ़र्ज़ है। सिर्फ एक आदमी के ऊपर हम खड़े होकर उसको नहीं कह सकते इतना बड़ा आप काम कर रहे हैं तो आप ये भी करें। ये हम सबका फ़र्ज़ है, इनको सपोर्ट करें। हमने बेसिकली सब कुछ डिस्कस किया, शक को डिस्कस नहीं किया। हमने शक के नुकसानात को डिस्कस, तो ये वक्त नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में जो शक होता कहाँ से। एक चीज़ सिर्फ इतना सा बता दूंगा कि आपने पूछा है सवाल, जब मियाँ बीवी में दोस्ती होगी तो इजहार राय होगी। शक आता उस वक्त शुरू होता है जब इंसान खुद राय होता है। एक चीज़ देखी, एक राय कायम कर ली, गुमान से बदगुमानी की तरफ चला गया। इनिशियली शक में बोलता नहीं है पार्टनर, पीछे लगा रहता है। फिर एक वक्त आता है, स्टेज 2 पे आता है, जब वो सवालात अजीब व गरीब करता है, जिसमें शौहर को नहीं पता कि शक है ये। तीसरे स्टेज पे डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होता है शक का। तो ये मराहिल से तय होता है। वेरी क्विकली बेनिफिट ऑफ डाउट दें और बिफोर किसी और पे शक करें, अपने आप पे शक करना खत्म कर दें, क्योंकि अगर आप अपने आप पे शक नहीं करेंगे तो आई थिंक सब किसी और पे करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज माय शो। कल सुबह मिलेंगे 9 बजे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। सुंबल आपा, आपका गाना। सुंबल आपा से रिक्वेस्ट है। और देखिए एक बात बताऊं, जब इंसान डिप्रेशन में गाने सुने, जैसे अभी मैंने आपके गाने सुने, तो यू आर थ्रिल्ड। आप कुछ देर के लिए अपनी परेशानी और अपने अभी इनका जो गाना है ना वो ज्यादा थ्रिलिंग है। हाँ जी, हाँ जी। फूलों के रंग से, दिल की कलम से लिखूं तुझे रोज